नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल इन सर्च ऑफ लाइफ में। दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हुए आपके सामने निवेश की बात करने के लिए। और निवेश की बात के लिए हमारे साथ वरुण जी हैं। वरुण सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरुण जी निवेश के फील्ड में 20 वर्ष से भी अधिक से काम कर रहे हैं और उनका जो वास्ट अनुभव है आज हमें उससे फिर से एक लाभ मिलने जा रहा है। आज का विषय होगा कि कंप्लीट पोर्टफोलियो क्या है। जब बात निवेश की आती है तो पोर्टफोलियो की भी बात आती है। तो हम सर से आज जानेंगे कि कंप्लीट पोर्टफोलियो क्या है। सर प्लीज। बहुत बहुत थैंक यू अनुराग जी, जो आपने जो विषय रखा है ये बहुत ही अच्छा विषय है। मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो निवेश करते हैं वो कई बार ऐसा होता है, जो निवेशक यदि आप देखेंगे तो वो किसी न किसी एक थीम पे, एक थीमेटिक होके या एक सेक्टर में होके रह जाते हैं और उसी में निवेश करते चले जाते हैं। फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो उन्हें बहुत अच्छा लगने लगता है कि एक सब्जेक्ट उन्होंने पकड़ लिया। मान लीजिए उन्होंने एक अपना इक्विटी का सेक्टर पसंद कर लिया कि मैं शेयर को सर्च करके ख़रीदता हूँ और शेयर मैंने अपने पोर्टफोलियो में रख लिए हैं और उसमें क्या है, फिर मैं शेयर में ही निवेश करता चला जाता हूँ। मुझे लगता है कि जो पैसा बनता है वो सिर्फ शेयर में ही बनता है जी। तो ये हम बहुत बड़ी मिस्टेक होती है और इस मिस्टेक की वजह से कई बार निवेशक पैसा नहीं बना पाते हैं। जो पैसा बनता है वो बनता है कि आपका कंप्लीट पोर्टफोलियो क्या है जी। तो हमें ये समझना चाहिए कि जो कंप्लीट पोर्टफोलियो है वो निवेश के मुख्यतः, निवेश के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं, बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे पैसा निवेश किया जा सकता है, लेकिन प्रमुखता जो हमारे बीच में प्रचलित हैं या जिनकी मान्यताएं हैं या जिनकी सरलता से हम जहाँ पे निवेश कर सकते हैं और जिनका हम सरलता से जहाँ से हम पैसे को निकाल सकते हैं, वो प्रमुख विषय को ही पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। जितना निवेश का कठिन तरीका हो या जो इंस्ट्रूमेंट जितना टफ हो, उसमें निवेश करने से बचना चाहिए। जैसे एक मैं उदाहरण के तौर पे बताऊंगा, लेकिन अभी मैं विस्तृत उस पर नहीं जाऊंगा, कि जो क्रिप्टो करेंसीज़ हैं उनमें हमें अभी निवेश से बचना चाहिए, क्योंकि अभी वो वहाँ पे निवेश करना बहुत टफ़ है और समझना और भी ज़्यादा टफ़ है। तो अब जो हमारे प्रमुख निवेश के आज के तारीख में, जैसे इंडियन अगर थीम देखो तो लोग सबसे बड़ा निवेश जो होता है वो रियल इस्टेट में होता है। लोग प्रॉपर्टी में सबसे ज़्यादा निवेश करते हैं। दूसरा अगर निवेश का जो सबसे बड़ा जहाँ पे प्लेटफार्म है वो है बैंक की एफडी। जी। तो दो ये इंस्ट्रूमेंट इंडियन कल्चर में इतने ज़्यादा हॉबी हैं कि प्रमुखतया लोग इन्हीं दो पे निवेश करते हैं। निवेश करना कोई बुरा नहीं है, लेकिन अब रियल इस्टेट का जो अभी लास्ट 3 साल से आपने देखा कि आपने कोई निवेश रियल इस्टेट में इस वजह से कर रखा था कि कोई आपका टारगेट था कि हम अपने बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए इस प्लाट को आपने पहले से ख़रीद के रखा हुआ है। लेकिन अब आपको क्या है कि प्लाट या रियल इस्टेट को लिक्विड करना बड़ा टफ काम है कि इमीडिएट जब आप जाते हो कि अपना प्लाट बेचना चाहते हो तो उसके कस्टमर नहीं हैं, या उसके कस्टमर हैं तो वो औने पौने दाम आपको दे रहा है। तो इसमें क्या हो कि आप उस प्लाट को लिक्विड नहीं कर पा रहे हो, यानी कि उस पैसे को आपकी आवश्यकता के समय वो पैसा आपका निकल नहीं पा रहा है और आपके काम नहीं आ पा रहा। तो दूसरा, आपने मान लीजिए निवेश का जो साधन है वो बैंक एफडी में कर दिया। बैंक एफडी में आज का जो वर्तमान परिदृश्य चल रहा है उसमें ब्याज दरें इतनी कम है कि अब आपने लॉन्ग टर्म का गोल बना के एफडी में कर रखा है। अब एफडी का रेट मान लो 5.30 या 5.5 आ रहा है और महंगाई चल रही है 7% की, 8% की, 12% की, एजुकेशन सेक्टर में 20% से भी ऊपर की इन्फ्लेशन है। तो अब जो आप इन्फ्लेशन को ही बीट नहीं कर पाओगे तो जब आप लॉन्ग टर्म में देखोगे जाके तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस बन जाएगा। तो आपके एफडी करने से वो आपका टारगेट अचीव नहीं होगा, तो ये भी आपके लिए एक फ़ायदे का सौदा नहीं रहेगा। जी बिल्कुल सही। तो हमें क्या करना है कि जो प्रमुख, हमें पोर्टफोलियो को बहुत समझना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एफडी नहीं करनी है, एफडी आप करिए, लेकिन उसका एक रेशियो मेंटेन करिए, पोर्टफोलियो बनाइए कि हमें कितना पैसा म्यूचुअल फंड में भी रखना है, कुछ पैसा हमें एसआईपी के माध्यम से निवेश करना है। और जो हम लोग सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं वो करते हैं कि हम कभी भी लिक्विड मनी का पोर्टफोलियो नहीं बनाते हैं। होता क्या है कि कभी कभी क्षणिक रूप से हमें पैसे की इमरजेंसी में ज़रूरत आ जाती है। अगर आपने लिक्विड मनी को कहीं पार्क नहीं कर रखा या लिक्विड फंड में निवेश नहीं कर रखा है
तो आप जाहिर सी बात है कि शॉर्ट टर्म की छोटी सी ज़रूरत के लिए आप इक्विटी से या पैसे को रिडीम करो, निकालना है, जो हमने लॉन्ग टर्म सोच के रखा है उससे निकालना है। हाँ, उससे आप निकालोगे। और उसी समय पता चला कि मार्केट में कोई न कोई रीज़न ऐसा बना हुआ है कि जिसकी वजह से मार्केट नीचे है, तो पैसे की ज़रूरत आपके लिए मार्केट नीचे या ऊंचे मायने नहीं रखती है। आपको पैसा चाहिए, आपने पैसा निकाल लिया, और जब आपके पास पैसा वापस 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद आया तो पता चला कि मार्केट वहाँ से बहुत ऊपर चली गई, तो आपने लोअर में निकाला और हायर में फिर डाला, लॉस हो गया और फिर आपने निवेश कर दिया। तो जो टेक्निकली जो रेशियो है वो आपको लिक्विड मनी में पार्क करना चाहिए। पैसा कितना पार्क करना चाहिए, हाँ, ये भी बड़ा क्लियर है कि आपका जो मंथली खर्च है उसका मल्टीप्लाई कर दो 6 से। मान लीजिए मेरा 1 लाख रुपए प्रति माह का परिवार पूरा सब मिला के खर्चा आता है। मतलब ये मंथली इनकम नहीं, मंथली खर्च का 6 गुना। हाँ, मंथली खर्च का 6 गुना, यानी कि हमें कम से कम 6 लाख रुपए लिक्विड फंड में रखना चाहिए जी। तो ये अगर आप रखोगे तो आपका पोर्टफोलियो भी सुरक्षित रहेगा। दूसरा क्या है कि जो हमारा सबसे बड़ा पोर्टफोलियो पे डेंट लगता है, यानी कि जो इमरजेंसी आती है, वो होती है मेडिकल की। जी जी। तो सबसे पहले तो मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि यदि आप अपने पोर्टफोलियो को सुरक्षित रखना चाहते हो तो मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर करा के रखें। जी जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। मेडिकल इंश्योरेंस होगा तो जो गड्ढे बन जाते हैं वो मेडिकल खर्चों के, क्योंकि मेडिकल ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, बहुत महंगा। तो ये भी मैं व्यक्तिगत तौर पर मेडिकल इंश्योरेंस को पोर्टफोलियो का ही हिस्सा मानता हूँ कि आप SIP भी करें और म्यूचुअल फंड में भी निवेश करें, AFD में भी करें, रियल एस्टेट में भी करें, प्रॉपर्टी में भी पैसा लगाएं, लेकिन इन सब के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर लें। इसी के साथ मैं आता हूँ कि एक और चीज़ है, वो है कि इस सारे को सुरक्षा देने के लिए आप टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लें। हाँ, वो तो बहुत ही ज़रूरी है। अगर इन केस मान लो कोई बात हो जाती है तो फिर पोर्टफोलियो आपका सुरक्षित ही नहीं रहा, कि जब आप ही दुनिया में नहीं हो फिर कौन सुरक्षा प्रदान करे। इनकम जनरेटिंग जो पर्सन है, जो जिम्मेदार व्यक्ति है, अगर वही ना रहे तो फिर कैसे चलेंगे खर्चे घर के। तो व्यक्ति को एक टर्म इंश्योरेंस भी लेना चाहिए। अब इसके अलावा पोर्टफोलियो में इस सब का एक इंश्योरेंस कहाँ से होता है? इन सब का इंश्योरेंस होता है गोल्ड से। अच्छा। गोल्ड क्या है कि सारी जो आपकी निवेश है, चाहे प्रॉपर्टी में हो, चाहे रियल एस्टेट में हो, चाहे लिक्विड में हो, और चाहे जो आपने SIP कर रखी है, सारी की सारी इंडियन करेंसी में INR में आपका निवेश है। आज इस चीज़ को हम लोगों ने देखा कि बर्ड का केवल एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, वो है गोल्ड, जो आपको सारी प्रोडक्ट की पूरे पोर्टफोलियो की रक्षा करता है। गोल्ड का रिटर्न आप अगर लंबे टर्म में देखोगे तो FD के थोड़ा ज़्यादा ही रहता है, लेकिन हमें अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ज़रूर रखना चाहिए। गोल्ड को रखने का बहुत सरल तरीका है कि म्यूचुअल फंड में भी गोल्ड उपलब्ध है। आप चाहो तो उसको SIP के माध्यम से उसमें निवेश कर सकते हो, और आप चाहो तो लमसम भी, जब लगे आपको कि गोल्ड में गिरावट आ गई है, बड़ा करेक्शन है, तो आप गोल्ड में भी निवेश कर सकते हो। SIP के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके आप एक बड़ा बास्केट बना लेंगे। गोल्ड का एडवांटेज सबसे बड़ी ये होती है कि जब इमरजेंसी आती है तो डॉलर में केवल गोल्ड ही ट्रेड होगा। अच्छा। और अगर वर्ल्ड वाइड और बड़ी करें, कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होती है संसार में, पूरे विश्व उसमें शामिल होता है, तो सारी ट्रेडिंग गोल्ड में ही हो जाती है। हाँ, ये मतलब जो मैं समझ पा रहा हूँ ये है कि ना तो ये डॉलर है, ना ये INR है, ना रूबल है, ना येन है, और मतलब कोई मुद्रा जो अभी चल रही हैं वो सारी समाप्त हो जाए, कोई ऐसा भी सिचुएशन आ जाए तब भी गोल्ड तो रहेगा। तो ये जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो उसमें चूंकि इंसेंटिव नहीं होता है, इस वजह से गोल्ड को प्रमोट नहीं करते हैं, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। आप देखिए इस समय कितना RBI ने और सारी सेंट्रल बैंकों ने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे कितनी भयंकर गोल्ड की बाइंग की हुई है। और सर शायद यही कारण है कि टर्म इंश्योरेंस के लिए जो इंश्योरेंस के ब्रोकर हैं वो इनकरेज नहीं करते हैं कस्टमर्स को। करेक्ट। ये जो आपने बताई ब्रोकरेज वाली बात, तो यही कारण है कि टर्म इंश्योरेंस में उतना इनकरेज नहीं किया जाता, जबकि इतना इम्पॉर्टेंट है। इंश्योरेंस की बेसिक है एक तरह से पहले। और इसी के साथ मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो लोग अपना निवेश कर रहे हैं वो कुछ ना कुछ हिस्सा अपना PPF में भी डालें।
जी जी पीपीएफ। कई बार ऐसा देखा गया कि मनुष्य का बिहेवियर सबका अलग अलग होता है, खर्च करने का अपना एक अलग अंदाज होता है पैसे को खर्च करने का। तो पीपीएफ इसलिए 15 साल का लॉक इन रखा गया है कि इन केस कोई खर्चीले स्वभाव का व्यक्ति है तो निकाल नहीं पाएगा, निकाल नहीं पाएगा और उतना पैसा तो उसके पास बचेगा। बहुत अच्छा आपने बताया ये। तो पीपीएफ में भी अकाउंट अवश्य खोलें, एक अपना हिस्सा बना लें। यानी हमें अपने पैसे को खुद से बचाने के लिए उसे किसी लॉक इन जगह में रखना चाहिए। हाँ, एसआईपी में भी डालें, लेकिन एसआईपी में ये भी है कि आप कभी भी पैसा निकाल सकते हो। इसलिए हमारा जो रेशियो है वो एवरेज ये है कि इक्विटी या एसआईपी से मोस्टली लोग 3 साल 4 साल में पैसा निकाल लेते हैं। तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे कम लोग होते हैं जो 20 साल 15 साल 10 साल एसआईपी को चलाते हैं। तो पैसा तो लॉन्ग टर्म में ही बनता है, लेकिन ज़रूरत उन्हें ऐसी पड़ती रहती है, उनका स्वभाव ऐसा होता है कि वो पैसे को विड्रा करते रहते हैं। तो वो लोग पीपीएफ अकाउंट स्वयं से अपना खोल लें, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर कभी प्रमोट नहीं करेंगे पीपीएफ अकाउंट को। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति को 2 चीज़ें अवश्य रखनी चाहिए। पैसा अगर आपको बहुत ज़्यादा बनाना है तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड से ज़्यादा कोई नहीं बना सकता है, लेकिन उस पूरे पोर्टफोलियो को अगर आपको सुरक्षा देनी है तो बैलेंसिंग भी तो करनी है उसकी। अगर आपको तभी आप सुरक्षित रख पाओगे जब आपके पास लिक्विड का प्लेटफॉर्म होगा। कभी 20,000 50,000 कभी छोटे अमाउंट बड़े अमाउंट की आवश्यकता पड़ती है तो लिक्विड फंड से आप विड्रा करते हो। लिक्विड फंड को हम लोग टेक्निकल भाषा में तो कुछ भी कहते हैं, लेकिन आम भाषा में हम लोग कहते हैं गाड़ी का शॉकर। अच्छा। कि ये लाइफ है, जीवन है, सड़क है, तो उसी तरीके से गड्ढे आएंगे। अगर शॉकर आपका है तो आपको गड्ढे का झटका बहुत कम महसूस होगा। अदरवाइज अगर आपकी गाड़ी में शॉकर नहीं लगा हुआ है तो आपको उसका कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसी गाड़ी। हाँ, तो आप समझ लीजिए इतने तेज का झटका लगेगा कि आप चोट भी पहुंच सकती है। तो सर थोड़ा एक समराइज करेंगे कि हमें जो आपने बताया कि पोर्टफोलियो कंप्लीट कैसा है, हमें समझ में आ गया कि कंप्लीट पोर्टफोलियो क्या है, हमें कहाँ कहाँ पैसा लगाएंगे तब हमारा निवेश का पोर्टफोलियो कंप्लीट होगा। तो सर थोड़ा सा इस चीज़ को एक समराइज कर दीजिए और कुछ अगर कितना % किधर एलोकेट करें ये बता दें आप। देखिए, सबसे पहले बात ये है कि आपकी हम लोग 2 चीज़ों में निवेश में ज़्यादा रहते हैं। इक्विटी मतलब जो पैसा म्यूचुअल फंड के थ्रू इक्विटी में लगता है। मतलब जो टेक्निकल टर्म में लोग बोलते हैं ना एसेट एलोकेशन, उसको थोड़ा सा बता दीजिए समराइज करके, तो ये हमारा टॉपिक। हाँ, बहुत अच्छी बात है कि एसेट, देखो जो सबसे ज़्यादा पैसा बनता है संसार में वो एसेट एलोकेशन जिन लोगों ने की उनका पैसा सबसे ज़्यादा बना जी। और एसेट एलोकेशन क्या है कि उसमें पर्सनल व्यक्ति एसेट एलोकेट नहीं कर सकता है, तो उसके लिए आपको म्यूचुअल फंड का सहारा लेना पड़ेगा। अच्छा। और वो सहारा लेके आप एसेट एलोकेशन करते रहिए। फॉर एग्जांपल कि धीरे धीरे करके बाज़ार अपनी एक ऊंचाई पे पहुंच जाता है, तो उस समय माहौल ऐसा बन जाता है कि जब हम प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और कुछ इक्विटी का पैसा निकाल के हमें डेट या बॉन्ड या एफडी में कन्वर्ट करना चाहिए। तो एक तो कंप्लीट पोर्टफोलियो तभी आपका होता है जब सारी चीज़ें आपके पास हों, एक ही में निवेश ना करते रहें। जैसे बहुत सारे लोग हमने देखा केवल गोल्ड में ही निवेश करते हैं, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रियल एस्टेट में ही निवेश करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो केवल शेयर में ही निवेश करते हैं। तो एसेट एलोकेशन ये है कि आप अपना परसेंटेज डिवाइड कर लीजिए कि हमें 100 रुपये लगाने हैं, तो 100 रुपये में 5 जगह अगर हमें पैसा रखना है, 5 हमने एसेट एलोकेशन कर ली हैं, उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारे पास बचत आती है उसको हम अपना पैसा मानते हैं। जो आपने तनख्वाह पाई उसमें खर्चे निकाले, उसके बाद एक सर्टेन अमाउंट हमारी बच रही, उसको फिर हम अलग अलग कैटेगरीज में एलोकेट करके अपना कंप्लीट पोर्टफोलियो तैयार करें। मान लीजिए आप साल में 1 लाख रुपए आपका बचत आता है, तो उसमें आप मान के चलिए कि जो बचत करने का तरीका है वो ये होता है कि जितनी आपकी एज उसको 100 में से माइनस कर दीजिए। मान लीजिए आपकी 40 साल एज है, हाँ, तो उसको 100 में माइनस किया तो 60% आपको 60% आपको इक्विटी में डालना। आपकी मान लो 40% बचा, 40% जो बचा है वो आप ले आइए गोल्ड में, एफडी में, लिक्विड फंड में, या डेट के जो प्रोडक्ट आपको अच्छा रिटर्न देते हैं। जैसे एज आपकी मान लो 20 ईयर्स है, आपने 100 से माइनस किया तो 80% बना। तो 20 वर्ष वाले व्यक्ति को अपना 80% इक्विटी में लगाना चाहिए। ये एसेट एलोकेशन है। एसेट एलोकेशन अगर आप नहीं कर सकते हो या आपका डिस्ट्रीब्यूटर या पार्टनर नहीं कर पा रहा, तो उसके लिए एक और तरीका है
कि अब म्यूचुअल फंड में 2-3 चीज़ें, जैसे मार्स है तो उसका काम ही है म्यूचुअल फंड ऑटोमेटिक रीबैलेंसिंग सिस्टम। मार्स में आप 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी पैसा, वो फंड मैनेजर अपने आप ऑटोमेटिक करता रहे। दूसरा तरीका है आप बैलेंस एडवांटेज फंड कैटेगरी ले लीजिए, उसमें आप अपना पूरा पैसा डाल दीजिए। अब आपको एसेट एलोकेशन करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने ऑटोमेटिक अपना बैलेंस करता रहेगा, एसेट एलोकेशन करता रहेगा। सर अब बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, और अगर आप चैनल में नए आए हैं तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि उनका नोटिफिकेशन आपको समय समय मिलता रहे। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। आपने हमारी बात को बहुत ध्यान से सुना, उसके लिए धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी।